हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की अपनी एक क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 25 टॉप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना रखते हैं कि आएंगे। तो सभी लोग एक बार आ जाइए क्लास में और इस क्लास को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आपको मास्टर्स अड्डा द सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कीमत बहुत ही कम रखी गई है और इस समय ऑफर भी चल रहा है जिनको भी ज़रूरत है इस समय। अगर आप अपने आप से नोट्स बनाएंगे तो इतना ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी 1 से 2 महीने का समय लग जाएगा। जितने भी नोट्स हैं, ईवीएस है, हिंदी है, मैथ्स हैं, साइंस है, या फिर सेकंड पेपर की बात करें तो साइंस और सामाजिक विज्ञान है। अगर आप अपने आप बनाएंगे तो सिर्फ बनाने का ही वक्त बचा है, पढ़ने का नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ही कम कीमत पर 100-150 रुपये में ही आपको नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पर। तो जिनको भी ज़रूरत है एक बार में सीटेट पास करने की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऐप मास्टर अड्डा द सीटेट एग्जाम नोट्स। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे हिमांशी मैम के, या फिर अन्य कई सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिए और पढ़िए। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने कुछ तथ्य दिए गए हैं, हम लोग इनको पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है अंक गणित गणित की सबसे पुरानी शाखा है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में है। पूछा जाएगा गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है, अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्या है, अंक गणित गणित की सबसे पुरानी शाखा है। दूसरा लिखा है अंकगणित शब्द ग्रीक शब्द अरिथमोस से लिया गया है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि ये जो शब्द है अंकगणित, ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक शब्द अरिथमोस से लिया गया है। आगे लिखा यह संख्याओं के अध्ययन और जोड़ घटाव गुणा और भाग के मौलिक संचालन के साथ उनके संबंध से संबंधित है। तो ये 3 तथ्य थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन, सभी लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर होना चाहिए। अपनी कॉपी और पेन लीजिए, 1 से लेकर के 25 तक के नंबर लिख लीजिए और अंत में बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। लिखा है क्वेश्चन गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, आपको बताना है कि गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। अंक गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है, या फिर ज्यामिति है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंक गणित। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में दृश्य श्रव्य सामग्री है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, ऐसा पूछा गया है। पहला ऑप्शन लिखा है रेडियो। रेडियो को सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम किसी की आवाज़ को सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन लिखा है टेप रिकॉर्डर, इसमें भी हम आवाज़ सुन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है टेलीविजन। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, टेलीविजन। इसमें हम किसी व्यक्ति की आवाज़ भी सुन सकते हैं और हम उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को भी देख सकते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री वाला, मतलब कि ये टेलीविजन है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका ही सही है यहाँ पर, बाकी अगर आपने कुछ किया था तो आपका गलत हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। गणित का जो शिक्षण होता है उसमें अध्यापक संबंधी समस्या क्या है, ऑप्शन में आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना। दूसरा ऑप्शन लिखा है अध्यापक की शिक्षण में अरुचि होना। तीसरा ऑप्शन लिखा है अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना। फिर चौथा ऑप्शन लिखा है ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी जो समस्या है ये तीनों है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 4 कर लिया उनका सही हो जाएगा। अगर कोई अध्यापक के पास विषय का ज्ञान ही कम है तो उसके सामने भी समस्या आएंगी, और अगर कोई अध्यापक शिक्षण के दौरान उसमें रुचि नहीं ले रहा है, चाहे वो मैथ की क्लास हो, हिंदी को, किसी की भी हो, तो वहाँ पर भी समस्या देखने को मिल सकती है। और अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना, यहाँ पर भी समस्या हो सकती है। इसीलिए ये तीनों ही कारण क्या है, वैध हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है कक्षा इतने के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। फटाफट आंसर करिए सभी लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने साथी मित्र के पास में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें मिलने वाली हैं और एसएसटी की क्लासें बहुत ही जल्द नियमित रूप से आपको मिला करेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था, कक्षा
7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है गणित विषय को 2 कालांश देना। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन लिखा है गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आपको जो शिक्षण करवाना है गणित का वो किस प्रकार से करवाना है? पहेलियों के माध्यम से और मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से करवाना, जिसमें बच्चे क्या होंगे, रुचि लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही था। इसके अतिरिक्त अगर आपने कुछ किया था तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है गणित में अधिगम निरोग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। अगर आपको गणित में अधिगम निरोग्यता का आकलन करना है तो उसके लिए इन 4 ऑप्शनों में से सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर ए इसमें लिखा है निदानात्मक परीक्षण, जबकि बी लिखा है उपचारात्मक परीक्षण, जबकि सी लिखा है सतत मूल्यांकन और डी लिखा है ये सभी। तो आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग, बहुत अच्छी क्लास है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। गणित में अधिगम निरोग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है निदानात्मक परीक्षण। क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यह क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। आपको बताना है कि एनसीएफ जो है उसके अनुसार गणित का शिक्षण कैसा होना चाहिए 2005 के अनुसार। पहला ऑप्शन लिखा है बालक केंद्रित होना चाहिए, दूसरा है शिक्षक केंद्रित और जबकि तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर आधारित और चौथा ऑप्शन है ये सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी करके आते हैं, ये सभी करके आएंगे और उन सभी लोगों का गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय की क्लास हो या फिर शिक्षण हो, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सारे के सारी जो शिक्षा होती है वो बालक केंद्रित होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। क्या हो जाएगा? बालक केंद्रित, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है उनका सही है, अदरवाइज सारे ऑप्शन गलत हैं इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सभी लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्या सही हो जाएगा। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन जो है वो लिखा है छात्रों की रुचि का, दूसरा ऑप्शन लिखा है छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है मूल्यांकन साधन वैध होना और जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन साधन वैध होने का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मूल्यांकन का साधन कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही है। छात्रों के परिवार से या फिर उनके पारिवारिक वातावरण से आपको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण क्यों है। क्या घरेलू कार्य करने के लिए है, या फिर व्यवहारिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर व्यवसाय और मजदूरी के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर इन सभी कारणों के लिए महत्वपूर्ण है गणित का शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों ने सही तरीके से कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। चाहे आप घरेलू कार्य कर रहे हों, व्यवहारिक उपयोग के लिए अगर हम बात करें, या फिर व्यवसाय और मजदूरी की बात करें, तो हर एक चीज़ में अंकगणित का शिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। आपने कितने दिन मजदूरी की है, कितने रुपए आपको रोज़ मिलते हैं, तो 4 दिन के कितने रुपए हो गए, आपको ये सभी चीज़ें जोड़नी घटानी पड़ेंगी। इसीलिए अंकगणित का शिक्षण इन सभी कार्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है। फटाफट आंसर करेंगे। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या है? क्या वो ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, या फिर कौशलात्मक है, या फिर अनुप्रयोगात्मक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग नोट करते चलना जो आपको ना पता हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कौशलात्मक हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए और आंसर दीजिए सभी लोग एक बार इसका। लिखा है गणित में मानसिक कार्य संबंधित है। आपको बताना है कि गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित है। गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, या फिर गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या फिर इनमें से किसी से नहीं।
गणित में मानसिक कार्य संबंधित है तो किससे संबंधित है? यह है गणित के व्यवहारिक पक्ष से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है स्कूली गणित में ज्यादा जोर डॉट डॉट। आपको बताना है कि जो स्कूल की गणित होती है इसमें ज्यादा जोर किस पर दिया जाता है? क्या यह तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, या फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी पर दिया जाना चाहिए? तो स्कूली गणित में ज्यादा जोर किस पर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये तीनों कारण क्या हैं? बिल्कुल सही थे। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है क्वेश्चन नंबर 11 का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? अगर आप एक टीचर हैं और आप गणित के टीचर हैं तो आपके अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे? पहला लिखा है सूत्रों को याद करने की, दूसरा लिखा है समस्या समाधान की, तीसरा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त ए और बी दोनों की, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही और सटीक आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझने की जरूरत है और उनको लागू करने की और उनमें संबंध स्थापित करने की, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया उन्हीं का सही है, अदरवाइज सारे ऑप्शन इसमें गलत थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है कि बच्चों में गणना करने की शक्ति को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है अवधारणाओं को स्पष्ट करके, तीसरा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त ए और बी के द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है? अगर हम बात करें स्टेट टेट की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही माना गया था कि बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अब अगर हम बात करें इसकी पेडागोजी से संबंधित यानी कि सीटर से संबंधित तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके और अवधारणाओं को स्पष्ट करके, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें दोनों सही हैं। तो सीटेट के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जबकि स्टेट टेट में इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही माना गया था। तो आप लोगों को अगर ये स्टेट टेट में क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए करना है, अगर सीटेट में आता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सीटेट के माध्यम से इसमें ए और बी दोनों सही माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। आपको बताना है कि जो हमारा प्राथमिक स्तर होता है उसमें भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? क्या वह सरल पाठ्य पुस्तक है, या फिर बाल साहित्यकारों का साहित्य है, या फिर चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा है, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ जाएंगे और डायरेक्ट यहीं से आएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। लिखा है गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है इन चारों में से जो गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त यानी कि अच्छी रहने वाली है? तो पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना। आप क्या करें कि बच्चों को सभी चीजें सीखने के लिए विवश कर दें, तो ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, यह भी निगेटिव है। बच्चे हैं प्राथमिक कक्षा के, छोटी क्लासों में आप उनके अंदर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास करना चाहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन लिखा है बच्चों को सूत्र रटवाना, तो निगेटिव में आ जाता है रटवाना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और पता भी होगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन और आप लोग आंसर कर ले जाएंगे अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण से डॉट डॉट की क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर डॉट डॉट छूट गया है तो इसीलिए आपको यहाँ पे लगाना है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण से डॉट डॉट की क्षमता का विकास होता है। पहला लिखा है प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन लिखा है पठन, फिर तीसरा ऑप्शन लिखा है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है
समूहीकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या रहने वाला। लिखा है, एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से क्या होता है। आपको ये बताना है कि एक डिब्बा जब खुलता है तो कैसा दिखता है और किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा बनेगा। ये जो गतिविधियां हैं इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है बच्चों के जीवन पर या फिर उनकी सोच पर। पहला ऑप्शन लिखा है, बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन लिखा है, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है, बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। जब आप बच्चों के बताएंगे, बच्चों को ये चीज़ बताएंगे कि एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा, तो आप ही ये बताइए कि उनके अंदर किस चीज़ का विकास होगा। तो बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी कि मेरे घर में जो चीनी का डब्बा है वो किस प्रकार है, गोल है, चौकोर है, उसकी ढक्कन कैसी है। तो उनके दिमाग में एक छवि बन करके आएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही माना गया है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सही है, अदरवाइज सारे इसके ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है। क्या वो गणनाओं में प्रवीणता की या फिर अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन, समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है सूत्र याद करने की। चौथा ऑप्शन लिखा है हल को याद करने की। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे एग्जाम में। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर करिए सभी साथियों के पास में, और जितने लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। समतल, बिंदु, रेखा या फिर चतुर्भुज के विकर्ण। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, कौन सा सही हो जाएगा। तो गणित में निम्नलिखित पदों में से जो पद परिभाषित नहीं है वह है बिंदु। क्या नहीं है, बिंदु को परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी समतल किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, ये सभी चीजें बताई गई हैं, कि बिंदु के बारे में नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। नहीं के बारे में पूछा गया है, सही है नहीं पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, ये अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। जबकि वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो आपको फटाफट आंसर करना था क्वेश्चन नंबर 20 का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव ही पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। जो ज्यामिति होती है इसमें उपपत्ति लिखना किस चीज का संकेत करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा था, द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अधिग्रहित और निगमत है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, किसी आकृत को खींचने के पद को। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, कथन के तर्क या औचित्य को। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है, ज्यामिति पक्ष के वर्णन को। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को उपपत्ति जो है वो संकेत करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर माना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। पूछा गया किसका संबंध नहीं है। क्या वो पैटर्न यानी कि प्रतिरूप है, कोण है, सममित है या फिर चौपट है। फटाफट आंसर कीजिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोण का कोई संबंध नहीं है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है आपका, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था, सभी लोग आंसर करेंगे। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं, किलपैट्रिक हैं, ड्यूबी हैं या फिर स्किनर हैं। सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आप लोगों को करना था इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या होगा सभी को आंसर बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया उनका बिल्कुल सही है, अदरवाइज सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो बीजगणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पहला लिखा है सामान्यीकरण करना, दूसरा है मानसिक चित्रण, तीसरा है माप और चौथा ऑप्शन है क्रम परिवर्तन। तो बीजगणित में इनमें से वह कौन सा पहलू है जो महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, माप जो इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है क्वेश्चन नंबर 24 का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 लिखा है, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया गया है विषय वस्तु की विशेषताएं, जबकि दूसरा ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों का स्तर, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना था कि गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही है। विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये सभी चीजें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो जितने भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके आज की क्लास से कितने क्वेश्चन सही निकले, क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और सभी के पास में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको एक बार में सीटेट क्रैक करना है तो आपके लिए मास्टर्स अड्डा द सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप लेकर के आए हैं विशेष ऑफर के अंतर्गत, एकदम बेहतरीन नोट्स जिनके माध्यम से हजारों लोगों ने अब तक सीटेट जो है एक बार में क्रैक कर लिया है। तो बहुत ही मामूली कीमत पर 100-150 रुपये में आपको नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। जिनको भी आवश्यकता है सीटेट पास करने की एक बार में, उनके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इस मौका को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और इस बार सीटेट पास करना है। तो तुरंत विजिट कीजिए ऐप के ऊपर और सीटेट के नोट्स को बाय कर लीजिए। साथ साथ में जिनको भी फ्री नोट्स पढ़ने हैं वो भी वहाँ पर दिए गए हैं। हिमांशी मैम के सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं इसी ऐप के ऊपर। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।